मुझे भी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में वेक्टर रिजोल्यूशन कराया था और उसके होमवर्क दिए थे। होमवर्क केवल असाइनमेंट दिया था या बुकलेट से भी दिया था? मॉड्यूल से भी किया था। मॉड्यूल वाला तो इजी होगा शायद। यस सर, इजी था। ठीक है, तो पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ सर। यस सर। ओके, चलो बोलो। सर 7th वाला। 7th क्वेश्चन सर। ठीक है, असाइनमेंट 2, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 और 10 10 और 9 9 और 8 6 सब पूछ लो। 6 7 8 9 10, देखो सब आ गया। 21 4 4 21 24 कितने क्वेश्चन है? 25 24 के बाद 25 25 कौन सा बेटा? 19 23 23 और 16 नहीं, ये इतना नहीं बताता मैं, इतना नहीं आया मुझे। सब पूछ लिए देखो तुम लोगों ने। 6 7 8 9 10। सर 2 लाइक डाउट नहीं है, बट मेरे को आंसर कंफर्म करना है। यस सर, 2 का आंसर। चलो 2 हो गया, या कुछ ऐड करना है अभी भी किसी को? सर 18th वाला। लो, अच्छा है अभी। हे भगवान, लगता है मैंने खुद को होमवर्क दे दिया। ठीक है, और कुछ ऐड करना है किसी को? नहीं सर। अब क्या ऐड करेगा? बचा ही नहीं कुछ। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का तुम्हें आंसर कंफर्म करना है। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं पहले। सर इसके 2 पॉसिबल आंसर्स होंगे ना? देख रहे हैं, देता हूँ, बताता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यही क्वेश्चन है। यस सर। यस सर। If resultant of forces F1, F2 and F3 acting on a particle has magnitude equal to 5, then find the values of P। तो इसमें क्या है? सर आ तो गया, बट लाइक देख- आंसर की से मैच नहीं कर रहा आंसर। सर पीछे आंसर एक ही दिया है। ठीक है, देख लेते इसमें हैं। 2 आंसर साहब। ओके, देखते हैं। F नेट कितना होगा, तीनों को ऐड कर दो। तो P -5 + 6 I कैप यस सर। और 3 + 1 4 J कैप प्लस -1 यहाँ और 2 यहाँ, तो 1 हो गया। 1 - 1 0 के कैप। ऐसा ही है ना? सर। तो इस नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 5। सर 5 दे रखा है। 5 दे रखा है, तो अपने इसमें हो गया 4² प्लस P + 1 का स्क्वायर, है ना? यही होगा। यस हाँ सर। सर। यस सर। एंड दिस इज गिवन एज 5। इसका मतलब है कि P + 1 की वैल्यू ±3 होगी। यस सर। है ना? तो P की वैल्यू ±3 -1 होगी। मतलब हाँ P, सर। P की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या -4 हो सकती है। यस तो सर। आपका आंसर B और C दोनों होगा।
हाँ सर समझा। हाँ सर। ठीक है। सर बट आंसर पीछे सिर्फ बी दे रखा है इसलिए यस सर। पूछा था। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? 4। क्वेश्चन नंबर 4। The vector I cap x j cap 3k cap is rotated through an angle theta in anti-clockwise and double the magnitude. Then it's become this much. The value of x r. हाँ अच्छा, आया किसी को ये? हाँ सर। क्या आया? मुझे आया। यस सर। सर 2 और टू -2 और अपॉन 3। -2। यस सर। कैसे किया? यस सर भैया। सर वो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके किया, यानी जो पहला वेक्टर था ना आई कैप प्लस एक्स जे कैप, उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स वेरी टू गुड। ट्वाइस द तो मैग्नीट्यूड प्लस। वेक्टर को अपनी जगह से रोटेट कर देंगे तो उससे मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। यस सर। अच्छा, तो वेक्टर को थीटा एंगल से रोटेट किया कहीं भी तो मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ा, उसके बाद उसके मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया, है ना? तो हाँ सर। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसका डबल इसका मैग्नीट्यूड होगा। हाँ सर। तो ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 होगा। हाँ सर। इसका यस सर। डबल इज इक्वल टू नीचे वाले का मैग्नीट्यूड, दैट इज √4 स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 हाँ सर। होगा। तो दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 10 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20, तो 20 प्लस 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अब तो बस क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के जैसा है। ऐसा होगा। यस सर। और इधर हो गया 40 प्लस 4x स्क्वायर। तो ठीक कर लो, 4x स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जाओ तो 16 माइनस 4 12x स्क्वायर, इधर है -16x तो ये ऐसे ही रहेगा। 20 प्लस 4 24, 24 माइनस 40 कितना होगा? -16। -16। तो -16 दिस इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 0 होगा। हाँ सर। अच्छा, ये आपका फैक्टराइज हो सकता है। यस सर। क्या क्या फैक्टर होगा? फैक्टराइज नहीं हो सकता है अगर, या नहीं एक बार नहीं में हो रहा, क्लिक? नहीं हो रहा सर, अच्छा, नहीं हो नहीं रहा। क्लिक हो रहा है तो क्वाड्रेटिक के जैसा लिख सर दीजिए। होता है सर। अरे होगा, सर सब हो होगा। रहा है। सर हाँ सॉरी होगा यार, सर। 2 और 6 2 सॉरी, से हाँ। अगर काटेंगे तो -6 + 2। 2 दिखेगा। और 6, हाँ 2 हो और गया। 6। अब सुनो चुपचाप। तो नहीं अगर तुरंत क्लिक करें तो क्वाड्रेटिक के जैसा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac, तो माइनस माइनस प्लस 48 आया समझ में? यस सर। अपॉन 2a दैट इज 6, दैट इज 4 प्लस माइनस 64 का रूट 8 हो गया अपॉन 6। तो एक तो हो गया 8 प्लस 4 12/6 2 हो गया
और दूसरा 4 - 8 -4 -4/6 -2/3 हो गया। यस सर। हाँ सर। तो ये दोनों आंसर हैं हाँ सर। पक्का? हाँ सर। चेक कर लो। तो 2 और -2/3 that is among answer A and D. क्लियर है? Yes, sir. जिसने पूछा Yes. था क्लियर हुआ? तो 2 हो गया, 4 हो गया, अब 6 7 8 9 10 ठीक है। हो गया, आगे बढ़ूं? लिख लिया? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। Find ratio of component of velocity along acceleration to component of acceleration along velocity. मैंने बताया था component of a vector along any other vector क्या होता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। हाँ सर। यस सर। सिखाया था? हाँ सर। Yes, sir. तो v का कंपोनेंट a के लॉन्ग बोला है और a का कंपोनेंट v के लॉन्ग बोला है, इसी का रेशियो है। Yes, sir. ठीक है, तो cos 37 तो देखो दोनों में आएगा ना। यस सर, कट जाएगा वो डिवाइड करने पे। मुझे क्या चाहिए? तो मुझे चाहिए कंपोनेंट ऑफ v अलोंग a, यही है ना, डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ a अलोंग v। यही पूछा है क्वेश्चन में, बोलो। यस सर। हाँ yes, सर। तो कंपोनेंट ऑफ v अलोंग a 10 cos 37 यस होगा Yes, sir. और इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। कंपोनेंट ऑफ a अलोंग v 5 cos 37 और इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 2 और यूनिट क्या बचेगा? सेकेंड। यस। यस सर, 2 सेकंड। आया समझ में? 6 हाँ सर। जिसने पूछा था, जिसने पूछा था बोलो बेटा। yes sir, like but जो आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि वो कैसे किया कि 10 cos 37 और 5 cos 37, वो वाला स्टेप वापस समझाओगे प्लीज? लास्ट लेक्चर आया था? हाँ सर, आया था। तो लास्ट लेक्चर में बताया था कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर अलोंग अ लाइन इज वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय एंगल cos ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर एंड लाइन। हाँ सर, ये भी बताया था। याद करो, रेजोल्यूशन में अगर कोई वेक्टर ए है तो उसका एक्स कंपोनेंट और एक्स एंगल एक्स एक्सिस से थीटा बनाता था, तो उसका एक्स कंपोनेंट ए cos थीटा आता था। हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो फिर ऐसे करना है कि पहले लाइक एक परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन लेना, फिर और दूसरी बार जब लेना तब वो वी के साइड होगा, वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऐसे करना है क्या? हाँ, अच्छा ओके सर, समझा सर। आगे बढ़ो। यस। Yes, sir. नेक्स्ट सेवेंथ। सेवेंथ किसने पूछा? सर मैंने। अच्छा, टॉम एंड जेरी वाला, 2 पार्ट है इसमें।
देखो, Jerry is standing 20 meter away in direction 37 degree north of east from a plate of Swiss cheese. तो देखोगे ये चीज है, ये जो येलो कलर का दिख रहा है, हाँ सर। and Jerry is standing 20 meter in the direction 37 degree north of east. मतलब जेरी का पोजीशन क्या हो गया, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब यहां से इधर कहीं, यस सर। Yes, sir. है ना, और 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ये एंगल 37 डिग्री, Yes, sir. और डिस्टेंस कितना, तो 20 मीटर, मतलब ये मैग्नीट्यूड 20 मीटर। ये पोजीशन हो गया जेडी का, है ना। Yes, sir. टॉम इज स्टैंडिंग समवेयर ईस्ट ऑफ स्विस चीज, तो ईस्ट इधर कहीं होगा, तो इस लाइन पर कहीं तो टॉम भी होगा, है ना। हाँ सर। He finally catch Jerry ब्रैकेट में and end the best ever, ठीक है, catch Jerry if he walks in the direction 53 degree north of east. Draw the displacement vector of Tom initially सब, तो ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि टॉम को जेरी तक पहुंचने के लिए 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट जाना पड़ता है, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं इस सबको ना थोड़ा नीचे ड्रॉ कर देता हूं। ऐसे देखो, ये है आपका जेरी, जो है 20 मीटर पर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्लियर है। और हाँ। टॉम को 50 अपनी जगह से 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट जाना पड़ता है। अच्छा, और वो इस चीज से, यहाँ पर जो आपका चीज है, इस चीज से ईस्ट में है, तो इसका मतलब हुआ कि टॉम कहीं तो, ब्लू कलर कहाँ गया, टॉम कहीं तो यहाँ है, हाँ सर। ये हो गया टॉम का पोजीशन, सच दैट कि टॉम को अपनी जगह से नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो टॉम के लिए नॉर्थ ऑफ ईस्ट इधर कहीं होगा, Yes. तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि ये 53 डिग्री है। ऐसे जाना पड़ता है कैच करने के लिए। यस सर। Yes, sir. यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, यही वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करने को बोला था आपको, है ना। हाँ सर। तो ये हो गया टॉम का पोजीशन, ये हो गया जेरी का पोजीशन, क्लियर है। Yes, sir. इसमें कुछ पूछने लायक तो था नहीं। Sir, find initial distance between Tom and Jerry, ये भी है अच्छा, ना? ये भी है क्या, हाँ सर। हाँ नीचे है लिखा, तो ये भी कर लेते हैं, इसमें क्या है। सर इसमें तो लाइक क्या सुन लो, हाँ बोलो, तुम ही बोलो। सर लाइक इसमें पहले तो क्या ट्रिग्नोमेट्री लगाने की cos 37 और sin 37, देन वो जो परपेंडिकुलर ऑफ जेरी, या फिर पाइथागोरस, या फिर वापस ट्रिग्नोमेट्री छोटे वाला ट्रायंगल में निकाल के फाइंड आउट कर सकते हैं ना। किया है कि नहीं ये बताओ। हाँ सर, मेरे से तो हुआ ये वाला क्वेश्चन, दोनों हुआ है पार्ट। ना, हाँ ठीक है, जिसका नहीं हुआ इधर देखो। अब मुझे क्या निकालना है,
डिस्टेंस बिटवीन टॉम एंड जेरी, मतलब ये जो ब्लैक वाली लाइन है इसका लेंथ निकालना है। यस सर। देखो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट को M कह देते हैं और इस पॉइंट को O कह देते हैं। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? 20 20 cos cos 37 37 होगा, दैट Yes. इज 20 into 4/5 विच Yes, इज sir. 16 मीटर। ठीक है, कोई डाउट? No, नो sir. सर। उसी तरह J to M का डिस्टेंस कितना होगा? 20 sin 37। 12 मीटर। 20 12 sin meters. 37, that is 20 into 3/5 which is 12 मीटर। कोई Yes. डाउट? नो सर। No, अब sir. देखो ये क्वेश्चन एक लाइन में कैसे होगा। T और J के बीच के डिस्टेंस को मैंने X मान लिया, मतलब ये जो 12 मीटर है इसको X sin 53 होना चाहिए। हाँ सर हाँ। ट्रायंगल TJM में सब लोग सोच के बताओ, नहीं तो फिर मैं लिख के बताता हूँ और कोई दिक्कत नहीं। मुझे लग रहा है समझ आ रहा है इसलिए ऐसे बोल दिया। नहीं सर समझा। समझा sir. समझ गए सब लोग? हाँ हाँ sir. सर। हाँ सर वो वर्टिकल कंपोनेंट है ना। हाँ, sin 53 कितना होता है? 4/5। 4/5। तो 4 3 जा 12, x की वैल्यू 15 मीटर है आंसर। Yes. आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सर इनिशियल लोकेशन ऑफ टॉम फिर कितना बताएंगे? तो इनिशियल लोकेशन ऑफ टॉम पूछा है। हाँ अच्छा ये नहीं हुआ क्या? ओके ओके, मुझे लगा x पूछा है। तो इनिशियल लोकेशन ऑफ टॉम वो भी बता देते हैं। तो x 15 मिल गया। यस सर। अच्छा, अब इसी ट्रायंगल में जो T to M डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? सर वो तो एक पाइथागोरस। सुनना, x cos cos 53 53। होगा, हाँ Yes, sir. TM डिस्टेंस हो जाएगा x cos 53। Yes, sir. अच्छा, और x आपको 15 मिल चुका है ऊपर, cos 53 3/5 तो 9 मीटर हो गया। हाँ सर। Yes, sir. तो यहाँ से यहाँ तक 16 है, उसमें से ये 9 है, तो ये डिस्टेंस 7 मीटर हो गया। Yes. अच्छा हाँ यस सर। इनिशियल पोजीशन ऑफ टॉम 7 मीटर ईस्ट ऑफ चीज, ऐसा कुछ आंसर है? यस सर यही है। यस सर। सो इनिशियल पोजीशन ऑफ टॉम सेवन मीटर ईस्ट ऑफ चीज। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। हाँ sir. आगे बढ़ूं यस। Yes, sir. या कॉपी करना है अभी किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा था आप लोगों ने। A particle of mass 5 kg is momentarily at rest at x is equal to 0 and t is equal to 0. It acted upon by two forces F1 and F2. F1 70 J. The direction and magnitude of F2 is unknown. The particle experience a constant acceleration a in the direction shown. ऐसा कुछ negative gravity ऐसा आया है किसी को? बहुत यस अच्छा सर मुझे क्वेश्चन आया। है। Yes, sir. मुझे आया। थोड़ा सा यस सर आ थोड़ा गया बाकी है। सर। सर पूरा आ गया। वेरी गुड। तो देखो जो एक्सेलरेशन मेरा होगा
वो होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मास। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को? नो सर। तो सर इस डायग्राम से सब ध्यान से देखो, इस डायग्राम से मैं एक्सीलरेशन वेक्टर को लिख सकता हूं 10 cos 53 डिग्री आई कैप हाँ सर। प्लस 10 sin 53 डिग्री जे कैप, isn't it? Cos 53 is 3 by 5. So it will become 6 I cap plus 8 j cap. यस सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। तो ये मैंने लिख दिया a की जगह 6 I cap plus 8 j cap is equal to फोर्स F1 क्या लिखा हुआ है? 70. 70 70 क्या? 70 j 70 cap। कैप। तो फोर्स F1 को मैं लिख देता हूं 70 j कैप। F2 अननोन है और मास 5 kg है ना? हाँ सर। तो 30 I कैप प्लस 40 j कैप इज इक्वल टू 70 j कैप प्लस F2। हाँ सर। तो यहां से F2 मिल गया। क्या 30 मिल आई गया? कैप माइनस 30 जे कैप। 30 I कैप माइनस 30 j कैप। यही F2 पूछा था शायद। यस हाँ सर। यस सर। F2 को में किसी को कोई डाउट? नो सर। यस सर। नो यस सर। सर का पक्का सर। F2 तक किसी को लिखना है तो जल्दी लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, बढ़ो आगे। हाँ हाँ सर। सर। यस सर। अब देखो इसमें सी पार्ट में पूछा है व्हाट थर्ड फोर्स F3 इज रिक्वायर्ड टू मेक द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जीरो। यही है। यस सर। तो एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब ये हो गया कि F1 प्लस F2 प्लस F3 मिलाकर जीरो होना चाहिए। यस And F1 plus F2 is nothing but this much, यस सर। है ना? माइनस हो जाएगा सर। So 30 I cap plus 40 J cap plus F3, this is equal to 0. So F3 will become, अपॉन मास नहीं होगा? फोर्स में अपॉन मास कहाँ होता है बेटा? अच्छा हाँ हाँ हाँ। So minus 30 I cap minus 40 J cap, तो ये आंसर होगा F3 का। होगा? सर मैंने यस सर यही हुआ। सर मैंने ऐसे किया कि अगर फोर्स जो अर्थ को इक्विलिब्रियम में रखना है तो फिर एक्सेलरेशन के जस्ट ऑपोजिट होगी और मल्टीप्लाइड बाय मास होगा। चलेगा। तो वैसे भी चलेगा ना, आंसर सेम ही है बट। बी पार्ट में क्या पूछा है? वेलोसिटी आफ्टर कुछ है ना 10 सेकेंड, ऐसा कुछ होगा। यस तो बचपन में v इक्वल टू यू प्लस एटी पढ़े हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन में। यस। यस तो u जीरो, एक्सेलरेशन कितना है अभी ऊपर निकाला था? सर 8 आई कैप प्लस 8 I कैप प्लस 6 J कैप।
तो 8i cap plus 6j cap सर और 6i cap plus 6i cap plus 8j cap, sir. हाँ सर सॉरी उल्टा बोल गया। अच्छा 6i cap plus 8j cap कितना 10 seconds. यस सर। So 60i cap plus 80j cap मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी का आंसर आ गया बी पार्ट का। Yes, sir. हाँ सर ये क्लियर है सबको? हाँ सर। यस। Yes, sir. 9th भी पूछा है किसी ने? आगे बढ़ूं? हाँ सर। Yes, sir. वेक्टर ए और बी दिया हुआ है, फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू ए बट हैज मैग्नीट्यूड ट्वाइस दैट ऑफ द बी। यही है इसका मतलब। जो हमें वेक्टर चाहिए, ध्यान से सुनो, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर होना चाहिए यस Yes, सर। sir. और उस वेक्टर का डायरेक्शन पैरेलल टू ए, मतलब ए के एलोंग यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम चलेगा। हाँ सर। Yes, sir. मैग्नीट्यूड हो गया ट्वाइस ऑफ मॉड बी और डायरेक्शन हो गया ए के पैरेलल, तो ए के एलोंग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? हाँ, sir. हाँ सर। तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये हो गया। और यूनिट वेक्टर अलोंग ए का मतलब हो गया वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सिखाया था। यस। यस सर। Yes, sir. तो ये हो गया 2 स्क्वायर रूट के अंदर 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4 -2 स्क्वायर 4, ऐसा हो गया। वेक्टर ए मतलब 2i कैप 3j कैप -k कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो 2√24, इधर हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप -k कैप, और डिनोमिनेटर में हो गया 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14, ऐसा कुछ होगा। यस Yes, Yes, sir. sir. Yeah. अब इसको थोड़ा बहुत ठीक कर लो जो भी हो, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 24/14, और इधर हो जाएगा 2i कैप 3j कैप -k कैप। सर यूनिट वेक्टर को हम अगर बस पैरेलल बोला है सम में तो भी यूज कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ? लाइक यूनिट वेक्टर डायरेक्शन लीव कर देता है ना, हाँ, तो तो पैरेलल। तो वेक्टर ए के पैरेलल का जो डायरेक्शन होगा उसको बता सकते हैं ना, यूनिट वेक्टर अलोंग ए। अगर कोई आपसे पूछे फाइंड द डायरेक्शन पैरेलल टू ए, तो क्या करोगे आप? वेक्टर ए दिया हुआ है और कोई आपसे पूछे फाइंड द डायरेक्शन पैरेलल टू ए, तो वो यूनिट वेक्टर अलोंग ए नहीं होगा। बट जब वो उससे कनेक्टेड नहीं है तो फिर वो कैसे यूनिट वेक्टर आपको दिखाएगा उसका डायरेक्शन, अगर वो पैरेलल है। हाँ, मैं कह रहा हूं कि अगर इस क्वेश्चन को छोड़ो, जितना मैं पूछ रहा हूं उतना बोलो। तुम्हें वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है, और कोई तुमसे sir. पूछेगा फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए या डायरेक्शन पैरेलल टू वेक्टर ए, तो क्या बोलोगे?
यूनिट वेक्टर। जो ए के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होगा वही होगा। अच्छा, दूसरे वर्ड में मान लो तुम्हारा कोई दोस्त, he is moving with a speed 10 किलोमीटर पर आवर along east, ओके। और कोई कहे कि you are also moving parallel to him, means in which direction you are moving? ईस्ट डायरेक्शन। Along east direction, which is nothing but unit vector along ओह your ओके friend's सर। motion. यस सर, यस सर, पक्का यस सर। लिख लो थैंक यू इसको। सर। Yeah. सो लाइक थोड़ा जूम आउट करोगे क्योंकि पूरा नहीं दिख रहा ऊपर वाला। हो गया, लिख लिए। यस सर। Yes, sir. आगे बढ़ो। हाँ सर। Yes, sir. नेक्स्ट कौन सा पूछा था? 10th 9th वाला। के बाद सर 10th। 10th. तो कौन कौन हो गया? 7th हुआ, 8th हुआ, 9th हुआ, 6th हुआ, 10th। तो पूछा था, चलो 10th। यही है। हाँ सर। Two forces acting in vertical plane have a horizontal resultant of magnitude R. One of the forces has magnitude 6 at an angle theta. The other has magnitude 4 at an angle 30 degree below horizontal as shown in diagram. देखिए इधर, सब ध्यान से सुनो। ये जो 6 न्यूटन वाला फोर्स है, इसको हम लिख सकते हैं 6 cos थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप, लिख सकते हैं ऐसा। हाँ सर। ये जो 4 न्यूटन वाला फोर्स है, इसको लिख सकते हैं 4 cos 30 डिग्री i कैप माइनस, इसका तो y कंपोनेंट नीचे आएगा, हाँ, हाँ sir. सर। Yes. तो माइनस साइन 30 डिग्री j कैप। Yes, sir. इस 4 वाले का एक कंपोनेंट इधर आएगा, दूसरा इधर आएगा, हाँ सर। इस 4 वाले का, और इस 6 वाले का एक कंपोनेंट इधर आएगा और दूसरा इधर आएगा। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा
वो रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का सम होगा, हाँ Yes, sir. हाँ सर। that is 6 cos theta plus 4 cos 30 degree I cap plus 6 sin theta minus 4 sin 30 degree j cap, ऐसा होगा। Yes, sir. क्वेश्चन में कहता है कि रिजल्टेंट किधर है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट है लिखा है क्वेश्चन में। तो तो जे का पहला पार्ट 0 हो हाँ, जाएगा। रिजल्टेंट अगर हॉरिजॉन्टल है मतलब इसको 0 होना चाहिए, हाँ सर। मतलब 6 sin theta should be equal to 4 sin 30 degree, यस सर। मतलब 6 sin theta is equal to 2, मतलब sin theta is equal to 1/3 होना चाहिए, हाँ सर। मतलब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 होना चाहिए। तो ये फर्स्ट पार्ट का कुछ आंसर होगा। हाँ सर। यस सर। अब इस थीटा को जब आर में पुट कर देंगे तो साइन थीटा 1/3 है, मतलब कॉस थीटा कितना होगा, साइन थीटा p/h, √8/9। कॉस थीटा b/h, तो √8/3 ऐसा होगा, प्लस 4 cos 30 डिग्री मतलब √3/2। समझ आया कैसे, यस सर। साइन थीटा 1/3 है मतलब कॉस थीटा कितना हो जाएगा, √3² माइनस 1² / 3, यस सर। तो √8/3 दिख रहा है। हाँ सर। तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 8 को 2√2 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 4√2 प्लस 2√3 आई कैप, यही। अच्छा, आर का वैल्यू पूछा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या हो गया, सर यही होगा जो यही हो टाइप गया है। 4√2 प्लस 2√3 न्यूटन। आंसर आया समझ में जिसने पूछा था। यस सर। Yes, sir. सर 1 मिनट लिखना है। हाँ हाँ देखो, सर बोलो। सर वो जो पार्ट है ना जिसमें आपने 6 sin थीटा माइनस 4 sin 30 को 0 लिया है, हाँ, सर वो एक बार समझाओगे आप? क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है कि रिजल्टेंट किधर है, R न्यूटन, किधर है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। ओके हाँ, ओके सर।
फिर उसके बाद आपने नीचे क्या किया, 6 sin थीटा इज इक्वल्स टू 4 sin थीटा। हाँ, वो जीरो कब होगा? जब 6 sin θ 4 sin 30 के बराबर होगा तभी हाँ जीरो हाँ होगा हाँ ना। हाँ। सर बट 6 sin थीटा तो -4 sin थीटा sin 30 के इक्वल होना चाहिए ना सर, क्योंकि नीचे तो वो नेगेटिव। मारूंगा। सोचो 2 मिनट, 2 मिनट सोचो फिर बोलना। समझा कि नहीं? सर एकदम क्लियर नहीं है। नहीं है। 6 sin θ -4 sin 30 डिग्री, इसकी वैल्यू जीरो हो गई। हाँ हाँ ओके सर ओके। सर आपने ये 6 इंटू रूट 8/3 कैसे लिखा हुआ, एक बार बोलो ना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड में। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वो जीरो हो गया तो कितना बच गया? 6 cos θ + 4 cos 30 बच गया। हाँ सर। तो उसमें cos θ और cos 30 की वैल्यू पुट कर दिया। हाँ समझा। सर लिख के हो गया। हो गया सबका? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट 10th के बाद कौन सा था? टेंथ के बाद था 14, 16, 18। सर आप 14, 13 डाल सकते हो। 14, 16, 18। सर 11th वाले का बी वाला पार्ट बस कंफर्म करना था, उसमें हमें एक ट्रायंगल बनाना था ना 1, 2 और √3 वाले साइड्स का। अच्छा, आप फिर उसके हिसाब से करके देखना तो सही। करके देखना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा हूँ इसके बाद भी तो बहुत कुछ क्लैरिटी आएगी। तो बाकी जितने छोटे मोटे क्वेश्चन है दोबारा ट्राई करो, फिर नहीं हो तो पूछो, हूँ ही बताने के लिए। बट खुद से सर ट्राई करके 1 बार 2 बार 3 बार माथापच्ची करने के बाद जो सॉल्व होगा वही तुम्हारा अपना नॉलेज है। उससे जो सीखोगे वो सिर्फ मेरे बता देने से और खुद के कॉपी कर लेने से नहीं सीखोगे, क्योंकि कॉपी करना कोई आर्ट नहीं है। कोशिश करना 1-2 बार, फिर भी नहीं होगा तो हूँ ही बता दूंगा और क्या। तो मैंने 11th भी ट्राई तो किया था, बट उसमें एक चीज़ कंफर्म करनी है अब बोला ना दोबारा ट्राई करने के लिए।
ओके सर, सर बस इतना पूछना था कि y कंपोनेंट x का डबल लेना है कि x कंपोनेंट y का डबल लेना वो है? इंग्लिश है, वो फिजिक्स नहीं है, वो इंग्लिश है। पढ़ो क्या है। बचपन में इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाया जाता था, तो लगता था कि इसका कोई यूज नहीं है। क्यों पढ़ाते हैं? ऊपर का पैराग्राफ देख के नीचे आंसर करने का क्या मीनिंग है? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही यही है कि आप 2-3 लाइन पढ़ के उसमें से यू शुड फाइंड द रियल मीनिंग आउट ऑफ इट, है ना? वो फिजिक्स नहीं है। एक बार फिर पढ़ो। ओके सर। ठीक है। The x and y component of vector A are 4 meter, 6 meter respectively. X and y component of A plus B are 10 and 9 meter respectively. The length of B and angle that B makes with x axis is given by कुछ तो दिया हुआ है। तो देखो, इसका मतलब हम वेक्टर A को ऐसा लिख सकते हैं 4i कैप प्लस 6j कैप, लिख सकते हैं। और a प्लस बी को ऐसा लिख सकते हैं 10i कैप प्लस 9j कैप। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेक्टर b क्या हो गया? 10i कैप प्लस 9j कैप माइनस a, यही हुआ ना? Yes, sir. तो पूछा था, मालूम नहीं। सो 10i कैप प्लस 9j कैप माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप। तो ये कितना हो गया? 6i कैप प्लस 3j कैप, ऐसा हो गया। Yes, sir. तो 6i कैप प्लस 3j कैप हो गया। मतलब मेरा वेक्टर बी ऐसा है जिसका x कंपोनेंट 6 है, y कंपोनेंट 3 है। यही मतलब हुआ ना बेटा? जी सर। मतलब ये भी 3 है। तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? थीटा एंगल बनाएगा। ये tan थीटा कितना होगा? p/b, दैट इज 3/6। तो थीटा क्या होगा? tan इनवर्स 1/2। Yes, sir. ऐसा कुछ आंसर दे रखा है। हाँ Yes, sir. और बोलिए। सर आप एक बार 13th वाला कर सकते हो? अरे सर 11। कर मैं सब सकता हूँ, 11, 12, 13। अब ये बट ये तुम खुद बताओ ना, कोई मीनिंग है ऐसे पढ़ने का कि 1 से 20 तक मैं कर दूं? सर मैंने 13th वाला बहुत बार ट्राई किया, नहीं हो रहा था। चलो कर देता हूँ, और क्या। मेरे करने पे कोई ये नहीं है, कर। मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि दोबारा से कोशिश करना, बट तुम लोगों को सिर्फ अपने नोटबुक में लिख के बड़ा सा टिक मार लेना है, जिसको लगता है कि उससे पढ़ाई हो गई। ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन के साथ बहुत बार फाइट करने के बाद सॉल्व होने पर जो खुशी मिलता है ना, और जो सीखते हैं, वही एक्चुअल ज्ञान है। बाकी नोटबुक कॉपी करना कोई काम नहीं है। देखो फिर, a vector b has magnitude 8 is added to vector a which lies along x axis। देख, कॉमन सेंस, इसमें इंग्लिश फिजिक्स कहीं नहीं है। तो वेक्टर ए हो गया 8i कैप, हो गया। यस सर। The sum of two vector is third vector which lies along y-axis and magnitude twice that of the a। तो इसका मतलब देखो, ओरली a प्लस बी किधर लाई करता है? वाई जे हाँ, जे कैप, मतलब उस वाई वाई एक्सिस के। y-axis के, तो j कैप। और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? अच्छा सॉरी सॉरी, a का मैग्नीट्यूड 8 नहीं है, b का 8 है यस सर। ना?
vector B has magnitude 8 is added to vector A which lies on x axis. तो A का मैग्नीट्यूड कुछ मान लो ऐसा है, स्मॉल a. तो A प्लस B का मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ A, दैट इज 2A. और किधर J कैप में है, यस सर, यही मतलब हुआ ना. यस सर, द मैग्नीट्यूड ऑफ A इज, तो A का वैल्यू मुझे चाहिए, और A प्लस और B का मैग्नीट्यूड है 8, ये दिया हुआ है. बट B का डायरेक्शन नहीं मालूम है, यही कहानी है. यस सर, अच्छा, तो मैं वेक्टर B को कुछ ऐसा लिख दूं, 8 cos थीटा I कैप प्लस 8 sin थीटा J कैप. हाँ सर, यही मतलब हुआ ना. बोलो. यस सर, यस सर, कि वेक्टर B है जिसका कि डायरेक्शन मुझे नहीं पता है, लेकिन मैग्नीट्यूड 8 पता है, तो मैंने अपने मन से कुछ ऐसा मान लिया कि ये मेरा वेक्टर B है 8 का, जो एक्स एक्सिस से थीटा बनाता है. तो इस वेक्टर B को मैं ऐसे लिख दूंगा, 8 cos थीटा I कैप प्लस 8 sin थीटा J कैप. यस बोलिए. सर, यस सर, अगर ऐसा लिख दिया तो ये वैल्यू यहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो ये वैल्यू यहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो मुझे मिल गया A इज इक्वल टू 2AJ कैप माइनस 8 cos थीटा I कैप माइनस 8 sin थीटा J कैप. हाँ या ना. हाँ सर, तो ये हो गया 2A माइनस 8 sin थीटा J कैप माइनस 8 cos थीटा I कैप. हाँ या ना. हाँ सर, बट वेक्टर ए तो I कैप के लॉन्ग है ना. यस सर, हमारा वेक्टर ए क्या है, ए आई कैप है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जे कैप ये टर्म 0 होगा, यस सर, और ये टर्म की वैल्यू ए के बराबर होगी. यस सर, तो ये अगर 0 होगा तो यहाँ से दिख रहा है 2A इज इक्वल टू 8 sin थीटा. यस सर, तो sin थीटा इज इक्वल टू A/4, हाँ सर, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू ऐसा sin थीटा P/H cos थीटा B/H, यस सर, Yes. और -8 cos थीटा का वैल्यू a के बराबर होना चाहिए, हाँ सर, है ना. चाहिए. यस सर, ऑल्सो -8 cos थीटा शुड बी इक्वल टू a, मतलब 64 cos स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू a स्क्वायर. means 64 into 16 minus a square upon 16 is equal to a square, है ना. यस सर, तो ये कुछ ऐसा हो गया 64 minus 4a square is equal to a square. हाँ सर, फिर तो मिल जाएगा. 5a square is 64. तो a is 8 upon root 5. ऐसा कुछ है आंसर. यस सर, हाँ यही है. सर, यही है सर. लिख लो, बाकी लोगों से भी ये नहीं हुआ होगा पक्का. इसने पूछा है बट तुम लोगों ने भी नहीं किया होगा, मुझे पता है. सर मुझसे मैंने किया था. सर हो गया था. वेरी गुड. जिससे हो गया वेरी गुड. बाकी लोग कॉपी कर लीजिए.
सर मैंने काफी छोटे मेथड से किया था सर ये वाला क्वेश्चन। सर मैंने भी। कैसे किया था? सर बी का मैग्नीट्यूड 8 ले लिया, ए इज इक्वल टू ए आई कैप कर दिया, और ए का मैग्नीट्यूड भी तो फिर ए ही हो गया, तो सर ए प्लस बी इज इक्वल टू सम रिजल्टेंट आर जो हो गया 2a जे कैप। हाँ, तो फिर बी बी जो होगा वो रिजल्टेंट माइनस ए होगा, तो हो जाएगा माइनस ए आई कैप प्लस 2a जे कैप। उसके बाद सर बी का मैग्नीट्यूड पता है, दोनों साइड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 8 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, तो 5a स्क्वायर इज इक्वल टू 64, a इज इक्वल टू 8/√5। वो ये क्या किया फिर से बताओ? ए प्लस बी टू ए जे कैप, यहाँ तक तो समझ आया, फिर क्या किया? सर तो a प्लस बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट हो गया ना सर, तो b इज इक्वल टू रिजल्टेंट माइनस a, मैं तो भी सर तो वही रिजल्टेंट किया। होते, हाँ हाँ फिर तो सर रिजल्टेंट तो 2a जे कैप है और a कैप ए आई कैप है, तो b इज इक्वल टू माइनस ए आई कैप प्लस 2a जे कैप। आपने, अरे कुछ नहीं, आपने ए माइनस, जो मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिखा है, हाँ आपने सर, उसको सब्ट्रैक्ट करके बी किया और बी को उस बी से इक्वेट कर दिया, यही ना? हाँ सर, हाँ, तो यही दूसरा मेथड कहाँ होगा? ये तो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना हुआ कि अब ए का वैल्यू बी में पुट करना है या सेकंड का फर्स्ट में पुट करना तो है। बस मैंने वो साइन थीटा कॉस थीटा नहीं लिया सर, मैं सीधा a अज्यूम कर लिया, तो हाँ बहुत चलेगा, चलेगा। कैलकुलेशन। हो गया सर। सर आप एक बार ऊपर 14 वाला दिखा सकते हो, लास्ट लाइन में ही रहेगी ज़रा। सर ये पाइथागोरस थ्योरम से भी हो जाता है। हाँ हाँ, हो जाएगा पाइथागोरस से भी, लेकिन हम लोग जो चीज सीख रहे हैं वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसीलिए मैं आई कैप जे कैप बार बार लगा रहा हूँ। नहीं तो मैंने शुरू में ही कहा सबको, जैसे पिछले 2 लेक्चर में सब कुछ वेक्टर से करने की कोशिश करते थे, ट्रायंगल बना के, याद है? यस सर। हाँ, लेकिन उसमें कंपोनेंट नहीं सीख पाएंगे, इसलिए जानबूझ के हर क्वेश्चन में आई कैप जे कैप में इंट्रोड्यूस कर ही रहा हूँ, आई कैप जे कैप के कैप, ताकि आप सीखे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये पर्पस है। आगे बढ़ू, हो गया सबका? यस सर। यस सर। कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? 14 तक। 16 18, बीच में 13 भी पूछ लिया था तुम लोग।
थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना मुझे बताने में दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन के साथ तब तक फाइट करो जब तक कि तुम्हें लगे कि अब हमसे नहीं होगा, और तब जो पूछोगे ना तो उसके बाद जो सीखोगे वो तुम्हें हमेशा के लिए याद रहेगा। नहीं तो सीधे कोशिश किया, नहीं आया, टिक मार लिया, सर से पूछा, सर बता दिए, नोटबुक में लिख लिया, फिर बड़ा वाला टिक मार लिया और सोचा हो गया। इस प्रोसेस में कुछ सीखे नहीं, केवल 2 टिक लगा, एक नहीं होने वाला छोटा और एक होने के बाद बड़ा वाला टिक। बट इससे लर्निंग नहीं होती है। खैर धीरे धीरे रियलाइज करोगे मेरी बात को थोड़ा धीरे। चलो, वेक्टर ए वेक्टर बी दिया हुआ है, देन द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड ए एज बी एंड सेम डायरेक्शन एज ए। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा किया था, Yes, sir. तो जल्दी से करके मुझे आंसर बताओ। मैं जस्ट एक लाइन लिख देता हूँ। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही होगा जो बी के बराबर है, और डायरेक्शन वही होगा जो ए का है ना? Yes. फटाक से करके देखो अब। इस एक लाइन के हिंट से होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है। हाँ सर आ गया। आ गया ना? 15 आई कैप प्लस 20 जे जो कैप। भी है आ जाएगा। Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. जिसने पूछा था वो बोलो। हो गया तो आगे बढ़ूं या मैं सॉल्व कर दूं? बोलो बेटा, जिसने पूछा था। किसने पूछा था? किसने पूछा था? जिसने पूछा था उसका हुआ कि नहीं? बोलो ना, जिसने पूछा था उसका हुआ कि नहीं? इसने नहीं पूछा था, मैंने खुद लिख लिया था लगता है। चलो कोई नहीं। 18th. One of the rectangular component of velocity of 60 km per hour is 30 km per hour. तो ये हो गया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज 60 किलोमीटर पर आवर। उसमें से एक कंपोनेंट ये 30 है, तो ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट हो सकता है या वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो सकता है ना? वन ऑफ द कंपोनेंट है। Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. दूसरा वाला निकालना है। तो 60 स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। So 60 स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। मान लिया मैंने vx है, फर्क नहीं पड़ता। तो vy हो जाएगा मेरा अंडर रूट 60 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. आंसर हो गया। Okay, sir. 60 स्क्वायर 3600, 30 स्क्वायर 900, 36 माइनस 9 कितना होता है? 270। है ना? 30√3। ऐसा कुछ है आंसर? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर हम लंबा मेथड भी कर सकते हैं ना, थीटा फाइंड आउट करके वो वाला। सर यानी 60 cos थीटा इज इक्वल्स टू 30, फिर cos थीटा का वैल्यू। हाँ वैसे भी कर सकते हैं। तो ये कौन सा था? 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया।
21, 23, 24, 25. तो ये तो कॉम्प्रिहेंशन वाला है, वो मैं कर देता हूँ। उससे पहले 24, 25 देखो इधर, 24, 25 अच्छा रुको, वैसे ही सॉल्व करता हूँ तो कहो। 24 देखो पहले, ये 24 है। हाँ सर। तो देखो 4 फोर्सेस TNWF एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ऐसा वैसा दे रखा है। रिजॉल्व दीज फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, फाइंड द। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है कितना, मुझे नहीं पता, तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कॉपी कर लेता हूँ। TNWF, TNWT हो गया, N हो गया, W हो गया, F हो गया। तो डायग्राम में क्लियर नहीं, ये T है, हाँ सर। Yes. ये N है लिखा हुआ, ये W लिखा हुआ है, और ये फ्रिक्शन का या जो भी है F लिखा हुआ है। यही कहानी है। Yes. यस हाँ सर। सबको मुझे आई कैप जे कैप ये सब में लिखना है, यही कहानी है ना। यस सर। तो देखो ध्यान से, सब इधर देखो, W तो नीचे है, हाँ सर। वेट है, ये तो नीचे है। देखते रहना, मैं ड्रॉ करता हूँ तो मैं सब समझ आ जाएगा। T इंक्लाइंड प्लेन से 30 डिग्री है, और इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री है, तो 60। 60 डिग्रीज। मतलब T इस हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर हो जाएगा। यस सर। हाँ सर। ये सर एक F, बार रिपीट करोगे ये वाला? मैंने बोला ये यहाँ से 30 डिग्री है और ये यहाँ से 30 डिग्री है, तो ये हॉरिजॉन्टल से 30 प्लस 30 60 हो जाएगा। T हाँ सर। हो जाएगा। अब यहाँ पर देख, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। Yes, sir. हाँ सर। पक्का? Yes. तो ये जो मेरा F है, ये F यहाँ से 30 डिग्री होगा। यस सर सर। पर ये तो पैरेलल है ना हॉरिजॉन्टल के, ओ भाई तो साहब, फिर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, हाँ सर। तो ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा।
अच्छा, हाँ 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 सर, मतलब ये एफ हॉरिजेंटल से 30 डिग्री नीचे है थर्ड क्वाड्रेंट के साइड। हाँ सर, समझा। अब देखो ये एफ और ये एन परपेंडिकुलर है, यस सर। Yes. तो ये अगर 30 है तो ये 60 होगा। यस सर। तो हॉरिजेंटल से 60 डिग्री पर ये हो गया एन। सारे फोर्सेस हो गए। हाँ सर। अब सबको लिखिए। तो W को, सबसे पहला काम है W को लिखना। तो ये सबसे आसान है, माइनस डब्ल्यू जे कैप, फिर है T को लिखना। तो T लिख देंगे T cos 60 I कैप प्लस T sin 60 J कैप, यस सर। that is T by 2 I कैप प्लस √3 J कैप। T हो गया, कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। अब आ जाओ F। तो F को लिख देंगे F माइनस कॉस 30 डिग्री I कैप माइनस साइन 30 डिग्री J कैप होगा। Yes. सो माइनस F बाई 2 √3 I कैप प्लस J कैप, ये F हो गया। ज्योमेट्री है, फिजिक्स कहीं नहीं है इसमें। अब N को देखो, N 60 डिग्री नेगेटिव X में, तो N को लिखेंगे N माइनस कॉस 60 डिग्री I कैप प्लस साइन 60 डिग्री J कैप हाँ होगा। सर। तो ये हो जाएगा N बाई 2 माइनस I कैप प्लस √3 J कैप। हो गया चारों आंसर। यस। Yes. यस सर। इसको सोच समझ के लिखो, और 25th जरा खुद से कोशिश करो तो करने का सब लोग। सर 24th सर, इसी क्वेश्चन में डाउट है सर। ये जो आपने जो ये एक्स और वाई एक्सिस का प्लॉट किया, ये आपने किसके रिस्पेक्ट में किया, इंक्लाइंड प्लेन के या फिर जो हॉरिजॉन्टल? क्वेश्चन में एक्स वाई लिखा हुआ दिख रहा है, हाँ सर। तो बस वही एक्स वाई है, मैं अपने मन से क्यों लूं। सर तो ओ एक्स मतलब वो इन मतलब ओ एक्स वो वाला लाइन है ना जो हॉरिजॉन्टल पे है, वही वाला है ना? या फिर जो इंक्लाइंड प्लेन जिस पे वो ब्लॉक जा रहा है, वो वाला को ओ एक्स लेंगे? दिख रहा है क्वेश्चन में, ओ एक्स किधर दिख रहा है, हॉरिजेंटल दिख रहा है और ओ वाई वर्टिकल दिख रहा है। हाँ सर। तो जब क्वेश्चन में ओ एक्स ओ वाई दिख रहा है तो इंक्लाइंड प्लेन पर ओ एक्स है, कैसे क्यों सोचा है? सर क्योंकि उसमें क्लियर नहीं था ना, उसमें क्या क्लियर उन्होंने नहीं है? डायग्राम को लेबल नहीं किया था, तो बट इसलिए मैंने सोचा उसके ले लें। हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली क्वेश्चन में भी लिखा हुआ दिख रहा है, दैट इज ओ एक्स एंड ओ वाई। डायग्राम में क्लियर नहीं है तो यहाँ लैंग्वेज, वैसे लैंग्वेज और डायग्राम दोनों में क्लियर है। ओके सर। ठीक है, तो 24th लिख लीजिए और अच्छे से समझ के, फिर 25th देखो खुद से होता है कि नहीं। सर एन वाले में माइनस साइन 60 होना चाहिए ना? एन का कंपोनेंट प्लस वाई में आएगा या माइनस वाई में? तो प्लस 1। तो प्लस होगा। हाँ समझा समझा। अच्छा, नहीं अगर ऐसा नेगेटिव एक्सिस रहेगा तो फिर नेगेटिव लिखना है, और पॉजिटिव रहेगा तो फिर पॉजिटिव। बिल्कुल।
सर हमने क्वेश्चन 90 नहीं किया ना सर, मेरा आंसर की से अग्री नहीं कर रहा है। कर देता हूँ, पूछा नहीं होगा इसलिए नहीं किया था। लिख लिया 24 सबने? Yes. हाँ सर। 25th अटेम्प्ट किया? सर कर Yes, रहा sir. हूँ। कीजिए जरा जल्दी। नहीं सर, आंसर की में मिस्टेक नहीं है सर, मैंने कंपोनेंट फॉर्म में लिखा है सर, उन लोगों ने मैग्नीट्यूड दे दिया है। सर ओके, आंसर की गलत नहीं सर, मेरा भी आंसर सही है, आंसर की भी सही है। वेरी गुड। 25th हो जाए तो बता दो, आगे बढ़ूंगा। हाँ सर हो गया। सर उसमें W का cos 60 नहीं होगा 25th वाले में? हाँ W सर, तो W का नहीं समझा। W तो वर्टिकली डाउनवर्ड है ना, हाँ हाँ सर। तो नेगेटिव वाई एक्सिस में है। हाँ सर। तो कहाँ x या y एक्सिस से, x एक्सिस से 60 डिग्री कहाँ बना रहा है जो आप cos 60 बोलेंगे? सर मुझे 25th के W में डाउट है। अच्छा 25th में आते हैं, पहले हाँ। 24th का। सर मुझे 24th भी उसमें ही था 25th के W। 24 क्लियर है। और 25th में नहीं मिला आंसर। सर W का ही नहीं मिला, बाकी का मिल हाँ गया। ठीक है, चलो 25th भी देख लो। ट्वेंटी फिफ्थ में वही क्वेश्चन है, बट अब बोल रहा है कि एक्स और वाई एक्सिस चेंज कर दिया है, यही बोल रहा है। यस सर। हाँ चेंज करके कैसा कर दिया है तो देखो, सब इधर देखेगा। W यहाँ है, मेरा x एक्सिस यहाँ है और y एक्सिस यहाँ है, यही कहानी है ना? यस सर। सब ध्यान से देख, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, n इधर ही है। यस सर। f इधर ही है हाँ सर। और t इंक्लाइंड प्लेन से 30 डिग्री पर है, यस सर। मतलब ये एंगल 30 है ना? हाँ सर। अब इधर देख, ध्यान से देखना, ये एंगल 30 है, कॉमन सेंस से सोचो, तो ये 60 होगा। यस सर।
कैसे सर, ये नहीं समझा। 30 60 90 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। हाँ समझा, हाँ समझा। नीचे वाला डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, तो ये 90 हो गया। ठीक है, हाँ सर। अब एक एक करके सब लिख लो। जैसे मैं t को लिखूंगा, तो अब t को लिखूंगा t cos 30 i कैप प्लस sin 30 j कैप। यस सर। तो ये हो गया t/2 √3 i कैप प्लस j कैप। t की कहानी खत्म। यस सर। n की कहानी n j कैप। वैल्यू वैल्यू भी कुछ निकालना था क्या? मैंने पूरा पढ़ा नहीं है। t n के टर्म में ही आंसर है सर। नहीं सर, कोई यही है सर। इसी तरह f मेरा हो जाएगा माइनस एफ आई कैप। हाँ सर। यस सर। अब बच गया w, तो w हो जाएगा माइनस w cos 60 i कैप माइनस w sin 60 j कैप। ऐसा होगा। हाँ सर। यस सर। तो माइनस w/2 कॉमन, 1 मतलब i कैप प्लस √3 j कैप। ऐसा कुछ आंसर होगा। हाँ सर। ओके सर, समझा। चमका सबको? यस सर। यस सर। बुक मॉड्यूल से जो होमवर्क दिया था वो एकदम चिंदी लग रहा होगा। Yes, हाँ sir. सर। हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ो। हाँ सर। Yes, sir. तो 25th 24th हो गया। अब वो कॉम्प्रिहेंशन वाले में से पूछे हो शायद ना। हाँ सर। तो 24 25th हो गया। 21 23 ये सब कॉम्प्रिहेंशन वाला ही है। यस सर। सर 21 में डायरेक्शन का मेरे को नहीं सब समझा सब किसको। सब सब अरे सब समझ जाएगा इतना भाई, टेंशन नहीं लेते। क्या कि इतना बड़ा क्वेश्चन कौन लिखेगा? देखो इधर, ये क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है कॉम्प्रिहेंशन का। हाँ सर। अब इस पे बेस्ड, अच्छा नीचे भी है कुछ, तो सब लिख देता हूँ 20 से 23। इस पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चन है। देखो, मिस्टर श्याम drives his car at uniform speed from the bottom of mountain to top in 20 minutes along a helical path as shown in figure। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। नो No, सर। sir. At the beginning, the speedometer of its car shows 8315 kilometer। तो ये इनिशियल रीडिंग हो गई, और टॉप पर 8335 किलोमीटर। तो इसका मतलब है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? दोनों का 20 डिफरेंस 20. 20 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कोई दिक्कत नहीं। नहीं नो सर। No, सर। sir. टेक अपवर्ड एज पॉजिटिव y एक्सिस
and rightward as positive x-axis, ऐसा बोला है। हाँ सर। हाँ सर। अब लिखा है 21 में his displacement vector during the journey is, यही बोला है। हाँ सर। हाँ सर। देखिए यहाँ पर सब देखिएगा ध्यान से, इनिशियली कहाँ था, ए पर था, अच्छा हाँ, तो वो उल्टा गया एक्स एक्सिस पे। हाँ। इनिशियली कहाँ था, ए पर था, और फाइनली यहाँ पर आया। तो इसके इनिशियल पोजीशन को मैं क्या लिखूंगा, 3i कैप किलोमीटर में, और फाइनल पोजीशन कहाँ पर है, तो 4j कैप में है, ऐसा। Yes. इतना तो थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़े होगे ना, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हाँ मिल गया आंसर। हाँ। या ऐसे सोचो, ए से यहाँ पहुंचने में नेगेटिव एक्स में 3 गया और पॉजिटिव वाई में 4 गया। Yes. यस सर दूसरा वाला वे नहीं समझा। क्या सर आपने क्या बोला, नेगेटिव एक्स से पॉजिटिव वाई, वो नहीं समझा। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा, तो पॉइंट बी पॉइंट ए से लेफ्ट है कि राइट? लेफ्ट। लेफ्ट। कितना लेफ्ट? 3 किलोमीटर। राइट को पॉजिटिव एक्स बोलेंगे तो लेफ्ट को नेगेटिव एक्स बोलेंगे, हाँ सर। तो -3i कैप। अच्छा, अच्छा पॉइंट ठीक बी पॉइंट ए के प्लेन में है या ऊपर है? सर प्लेन में वही है, तो थोड़ा ऊपर है। है, थोड़ा ऊपर नहीं, 4 किलोमीटर ऊपर है। तो x में डिस्प्लेसमेंट हो गया नेगेटिव x में 3 किलोमीटर और पॉजिटिव y में 4 किलोमीटर। हाँ सर। अब समझ आया? हाँ फिर सर। वेक्टर सब्ट्रैक्शन से 5 क्या? सब वेक्टर सब्ट्रैक्शन से 5 कहाँ 5 आ रहा है? 4i कैप -3j कैप, 4j सर इसी कैप। को स्क्वायर करेंगे हाँ तो सर, 5 आ उसने जाएगा। स्क्वायर कर दिया लगता है। किसने स्क्वायर कर दिया? सर वो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 3 स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड 4 पूछा स्क्वायर है किया। क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा है। सॉरी सर मैग्नीट्यूड। केवल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछता, फिर हम 5 करते रहते। यस ठीक सर। है। अच्छा, अब देखो जाने में कितना टाइम लगा है, 20 मिनट्स क्वेश्चन में लिखा है। हाँ सर। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो 20 किलोमीटर अपॉन। डिस्टेंस कितना था? 20 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा? 20 मिनट्स, और 1/3। हमारे यहाँ से किलोमीटर पर आवर में है 20/60. 20/60, तो 60 किलोमीटर पर आवर होगा। हाँ Yes, सर। sir. 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करोगे तो कितना होगा? फाइव बाई 18 से मल्टीप्लाई करोगे ना शायद। सर उसको करने की जरूरत क्यों है? 2 मिनट सुन लेना, क्यों जरूरत है। तो 5/18 करोगे तो डेसिमल में कोई आएगा, तो जो मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा। किलोमीटर पर आवर कर लिया तो केवल सी होगा, और 60 किलोमीटर पर आवर है तो 60 किलोमीटर पर सेकेंड तो नहीं ही होगा। हाँ सर। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट Displacement वेक्टर upon अपॉन time. टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
तो मेरा डिस्प्लेसमेंट था -3 i कैप प्लस 4j k कैप किलोमीटर में, हाँ सर। Yes, sir. और टाइम था मेरे पास 20 मिनट्स। 20 मिनट्स ही था ना शायद, Yes. हाँ तो 1/3। तो 1/3 आवर हो गया। तो ये हो गया -9 i कैप प्लस 12j कैप किलोमीटर पर आवर में। Yes. यस सर। आया समझ में? हाँ सर हाँ सर समझा। समझा। सर बट 22 वाले में डी भी होगा क्योंकि 50/3। आते हैं ना अभी। क्या हुआ? सर 22nd में वो डी वाला भी होगा 50/3 मीटर्स पर तो सेकेंड। बोला ना मीटर पर सेकंड में चेंज करके देखो, तो बोल रहा था, तो पीछे ही से कोई कहता है सर इसकी क्या जरूरत है, तो मैंने कहा लो नहीं, क्या बोलूं। इसको मीटर पर सेकंड में करोगे तो कितना होगा? सर 60 × 5/18 तो लाइक 60 और 6 से 10 जाएगा, और फिर वो 18 3 जाएगा, तो 5 × 10/3 तो 50/3। 50/3 आएगा। Yes, sir. तो Yes, ये sir. भी आंसर होगा, बोथ आंसर सी एंड डी। यस सर। ठीक है। ठीक वैसे ही ये जो किलोमीटर पर आवर आया, इसको मीटर पर सेकंड में भी करेंगे। Yes, sir. तो -9 i कैप प्लस 12j कैप इंटू 5/18, तो ये मीटर पर सेकंड में होगा। तो सर ये बी हो जाएगा। -2.5 i कैप प्लस 3 4 से 4 3 जा 12, वही हो जाएगा 3.3j कैप, ये भी होगा Yes. हाँ सर ये भी मीटर है। पर सेकंड में। तो इसके भी दो आंसर होंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, हाँ Yes. सर। Yes, sir. चमका कुछ? यस सर समझा। यस सर। चलो कॉपी कर लो इसमें से। तुमने एक पूछे थे, मैंने चारों बता दिए। सर तो 21st वाले में हम लोग वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से भी निकाल सकते हैं ना, हाँ वो वाले से। निकाल सकते हैं। और कुछ नहीं समझ में आए तो ए और बी को ज्वाइन कर दो, तो 3 4 5 का राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो उसका आई कैप जे कैप में रिजॉल्व कर दो, वो भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आया समझ में? हाँ सर समझा। अब देखो मेरे पास बचे हैं सिर्फ 9 मिनट्स, तो नया कुछ पढ़ा नहीं सकता, कुछ और पूछना है तो बोलो। सर अगर ऐसा पूछा रहेगा कि ऐसा वेक्टर ढूंढो जिसका डायरेक्शन एक वेक्टर के पैरेलल हो, तो फिर तो इनटू वो वेक्टर का डायरेक्शन करना रहता है ना। हाँ, हाँ इतना ही था सर। और कोई किसी को कुछ भी? एक सेकंड सर, वो DPT-1 में एक आंसर मैच नहीं कर रहा था, एक सेकंड वो मेरे को निकालने दो, देख रहा हूँ कहाँ रखी है। सर DPT-1 में क्वेश्चन 7 में एक आंसर में सिर्फ एक आंसर दे रखा है, बट उसके दो आंसर होने चाहिए। रुको देखता हूँ। DPT-1 में यस सर। मैंने ही भेजा था। हाँ सर। DPT वाले तो फर्जी रहते हैं, लिखते हैं। चलो, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? सर क्वेश्चन 7। चलो, क्लास में किया था शायद, पूछा था किसी ने, हाँ सर। तो दोबारा क्यों पूछ रहा है? नहीं सर, ये वाला असाइनमेंट नहीं सर, लेकिन मेरे को डाउट नहीं है इसमें आंसर देखो भी।
जो भी है देख लेते हैं, डाउट ही हुआ ना वो। नहीं सर, लाइक बी और सी आंसर सुनो होना, इधर, बट सी दिया है। सुनो, a प्लस बी इक्वल टू सी, एक तो ये है, ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल टू सी, ये तो गलत हो गया, ट्रायंगल लॉ से। a प्लस बी इक्वल टू सी, ट्रायंगल लॉ से ये सही हो गया। a प्लस बी इक्वल टू सी, ट्रायंगल लॉ से ये सही हो गया। a प्लस बी इक्वल टू सी, ट्रायंगल लॉ से ये गलत हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। अभी मैंने केवल फर्स्ट कंडीशन चेक किया है। फर्स्ट कंडीशन से केवल बी और सी करेक्ट होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। सेकेंड कंडीशन में a प्लस बी, ऊपर वेक्टर का साइन नहीं है, मतलब a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू c का मैग्नीट्यूड, यही मतलब हुआ। यस सर। तो b कभी हो सकता है किसी ट्रायंगल का थर्ड साइड बाकी दोनों साइड के सम के बराबर हो सकता है क्या? नहीं सर, इट्स ऑलवेज ग्रेटर। ये गया। अच्छा ओ ठीक है। इसमें देखो डायग्राम से ही दिख रहा है कि a और b का सम c के बराबर है। अच्छा, अगर नहीं दिख रहा है तो ऐसे भी a और b के बीच का एंगल 0 डिग्री है। हाँ सर, तो तो पैरेलल c हो क्या तो। होगा, a प्लस बी के बराबर होगा। यस सर। तो आंसर c होगा, एक ही आंसर। तो समझ गया सर, मैं गलती ये कर रहा था कि पहली कंडीशन से लाइक ऑप्शन लिया और फिर दूसरी कंडीशन का अलग लिया था। समझ गया क्या गलती कर रहा था, क्योंकि मेरे को ठीक है, बहुत ही आ रहे थे। हाँ सर समझा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you. Thank you, sir. Sir. थैंक यू सर, बाय सर। बाय। सर आप इस बार भी असाइनमेंट भेजोगे ना? नहीं, कुछ आगे तो पढ़ाया नहीं भेजूंगा, बुकलेट प्रैक्टिस करते रहो। अच्छा ओके सर। आगे तुम कम क्वेश्चन पूछते डाउट तो आगे भी पढ़ा देता अगली क्लास में। सर ये जो वर्कशीट अभी हम आपने सॉल्व करवाई, सर ये असल में सर काफी इजी थी सर, मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे सर, पहले सारे करेक्ट भी हो गए थे सर। इससे टफ आपके पास क्वेश्चन होंगे? क्वेश्चन तो मेरे पास इससे क्या बहुत टफ है, बट उसमें क्या है कि वेक्टर के अलावा भी कुछ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो केवल वेक्टर पढ़ के अगर करना है तो इतना मोर देन सफिशिएंट। हाँ, जब दो सर तीन अभी चैप्टर मिक्स हो जाएगा फिर उसके बाद जितना डिफिकल्ट असाइनमेंट चाहोगे उतना मिल जाएगा। अभी वेक्टर तो किसी पूरी फिजिक्स में हर जगह है ना। वेक्टर हाँ के सर। क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने का मतलब है कि मैं दूसरे चैप्टर का कुछ उसमें डाल रहा हूँ, which doesn't make any sense।